मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बलराम में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 का जो साइंस का पेपर हुआ है उसका फुल डिटेल से सॉल्यूशन। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को चेक करना है, आपने कौन सा आंसर करके आए हैं, किस प्रकार कोई गलती हुई है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं। कि इसी आधार पर मैं मैथ्स के लिए भी एक सीरीज ले आऊँगा 7 दिन में, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। अब भी साइंस का एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था और वो बाहर चला गया है। वो चाहे एबीसीडी का हो, चाहे वन लाइनर हो, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। तो आइए हम बिना टाइम खराब करे अब स्टार्ट करते हैं इसको, और अपने अपने आंसर चेक करना। और अब चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा कि मानव हृदय में, हृदय एक तंत्र का भाग है, कि मानव हृदय किस भाग से संबंधित है। पोषण से नहीं है, उत्सर्जन से नहीं है, श्वसन से नहीं है, तो किससे है, परिसंचरण से। ये हमारा आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बीपी को किस कौन सा यंत्र है जिससे नापते हैं। देखो बैरोमीटर से तो दाब नापा जाता है, स्टेथोस्कोप से धड़कन नापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, स्पाइगोमेनोमीटर। मैंने यूं का यूं लिखवाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और वही आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। हम खूब पढ़ते हैं थायरोक्सिन की कमी से कौन सा योग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से वो हो जाता है आउट टू ग्रंथि। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। जब मैंने मस्तिष्क पढ़ाया था तो एक एक चीज़ को आपको डिटेल से बताया था कि कौन सा भाग क्या काम करता है। अग्र मस्तिष्क करता है, या प्रेम मस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, या मेडुल्ला ओब्लांगेटा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मेडुल्ला ओब्लांगेटा जो हमारी सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारे निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलन का जल उपस्थित नहीं है। ये क्वेश्चन एज इट इज यूं का यूं का धोने का, अब आपको यूं होना चाहिए, तो इनका सूत्र पता होना चाहिए था। क्रिस्टलन का जल, उसमें आंसर आ जाता। अब देखो धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। क्या इसमें आपको H2O नजर आ रहा है, नहीं। और यही कह रहा है कि फर्स्ट ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जल उपस्थित नहीं है, तो धोने का सोडा। अब मान लो आप जिप्सम का ज्ञात करते, तो जिप्सम में होता CaSO4 अपॉन हाफ H2O, तो यहाँ पे H2O आ जाता। बेकिंग सोडा में भी H2O आ जाए, प्लास्टर पेस्ट में भी H2O आता है, तो इनमें सब में H2O आ रहा है ना। लेकिन धोने का सोडा में H2O का नाम नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन एज ए टीज यूं का यूं चित्र के साथ आई है कि इस पे कौन सी गैस निकलेगी। आपको पता है कि इसमें भरा क्या है, H2SO4, जरूरत ही नहीं दिमाग लगाने की। प्लस जिंक है, तो जिंक की क्रिया H2SO4 से कराओगे तो जिंक किसको हटा देगा, H को हटा देगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। क्या बन जाएगा, H2। जो H2 बनेगी वही तो बाहर निकलेगी, तो आंसर हो जाएगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज मैंने 3 लिखवाए थे आपको कि चाकू से मुलायम कौन सी वस्तु है जो काटी जा सकती हैं, है ना। तो एक कौन कौन सी है, तो ये तीनों होती हैं। कौन सी होती है, एक तो होता है सोडियम होता है जिसे हम चाकू से काटे जा सकता है। एक होता है पोटेशियम, वो भी उसी को भी चाकू से काटा जा सकता है। एक होता है लिथियम। ये तीनों एक साथ लिखवाई गई थी, और इसमें तो अब सोडियम ऑप्शन नहीं है तो अब पोटेशियम कर दो। पर आपने तो रट रखा था, लेकिन सोडियम सोडियम, तो और भी ऑप्शन आपको ध्यान रखने चाहिए थे। नेक्स्ट पे देखिए, परावर्तन के नियम किस पे लागू होते हैं। बेटा परावर्तन के नियम सब पे ही लागू होते हैं, तो इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, पानी का, अब ये क्वेश्चन भी कराया हुआ क्वेश्चन है। पानी का अपवर्तनांक दे रखा है और पानी के प्रकाश की चाल पूछी है, तो V बराबर, बेटा इसका सूत्र होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और जितना अपवर्तनांक है उसका भाग दे देते हैं 1.33, इसका भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, कोई टफ था ही नहीं, बस ओनली भाग दे के चेक करना था, याद करने की जरूरत नहीं थी कि याद करो। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, सबसे कॉमन क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये देखो, ये क्वेश्चन सारे खूब करवाए थे 12वें चैप्टर से हैं कि इसका क्या तुल्य प्रतिरोध होगा जब श्रेणी क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा, उसमें होगा, उसमें होगा। तो इनको कुछ नहीं करना, ऐड करना था। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके, ऐड करके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखो अगला को ऑप्शन था कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली कौन सी युक्ति है। अरे भाई, विद्युत धारा कौन सी उत्पन्न करेगी? क्या गैल्वेनोमीटर? तो ये तो नापने का है, ये भी नापने का है। विद्युत मोटर यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत जनित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और यही पूछ रहा है मैं कि विद्युत धारा कौन सी उत्पन्न करेगी? विद्युत जनित्र। जब मैंने विद्युत जनित्र पढ़ाया था तो यही आपको बताया था। ओके, छोटे क्वेश्चन बाहर से कहीं से नहीं आते, यहीं से बनते हैं। अब इसमें देखो, इसने स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्रियाविधि नियंत्रण करती है। क्रियाविधि पूछ ली है, इसका मैं आंसर कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन इसमें देखो, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करता है। अरे, संदेश भेजने के लिए कौन से आवेग को प्रयुक्त करता है? विद्युत आवेग को। तो इसमें क्या आएगा? विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। ओके, पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा की क्या होती है? देखो, ऊर्जा की इसमें पूछा है क्या होती है। वैसे देखो, एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में अगर एनर्जी जाते हैं तो ओनली 10% ट्रांसफ़र होती है। तो क्या होती है? तो ये कमी होती है। तो इस लिख सकते हैं हम कि कमी होती है, कि 90% एनर्जी खराब हो जाती है, ओनली 10% एनर्जी ही उसमें ट्रांसफ़र हो पाती है। अब देखो, ये क्वेश्चन भी आपका जीके का मान सकते हो, कुछ भी मान दो। टेरी बांध किस नदी में बना हुआ है? देखो, टेरी बांध गंगा नदी है, उसकी 2 सहायक नदी है, एक तो भागीरथी और एक बिलांगना। इन दोनों नदियों पे बना हुआ है। तो एक तो भागीरथी आ जाएगा। अगर एक लिखना चाहते हैं, उसने एक ही पूछा है, ये सहायक नदियों पे बना हुआ है। दोनों का जो वहाँ पे पॉइंट होता है, वहाँ पे भागीरथी नदी पर टेरी बांध बना है, और दूसरी इसी की सहायक नदी है, दूसरी बिलांगना इस पे है। ओके, प्रति अगला देखिए, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग करा? अरे, ये तो खूब पढ़ा जाता है, खूब पढ़ाया था। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? उसका करते हैं टंगस्टन का, जिसका प्रतीक क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ओके, करेक्ट। अगला देखिए, एक क्वेश्चन रह गया। देखिए, प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी का अनुपात लेंस के क्षमता को व्यक्त करता है। किसको कहेगा? क्षमता को। ओके, डायोप्टर। तंत्रिका तंत्र किससे संगठित जाल का बना होता है? किसके संगठित जाल का बना होता है तंत्रिका तंत्र? अरे, न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है। और किसका? तंत्रिका कोशिकाओं का। तो इसमें आंसर क्या लिखते हैं आप? एक लाइन का तो था तंत्रिका कोशिकाओं का या तंत्रिका न्यूरॉन्स का। ये न्यूरॉन्स के संगठित जाल का। ओके, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर का वृद्धि का नियमन करती है? अब देखो, जब मैंने ग्रंथि सारी पढ़ाई थी, आपको एक एक डिटेल से लिखवाया था कि ये ग्रंथि इसका काम आएगी, ये इसकी आएगी, ये इसकी आएगी। ओके, तो इसमें कौन सी मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करेगी? तो बेटा, वृद्धि का नियमन पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। तो आपको इसमें लिखना था, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हाइपोथैलेमस बोलते हैं और वही इसका नियमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन यूं का यूं लिखा है, तो CFC का पूरा नाम पूछा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानो कि कौन से अंग को कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, बड़ी अच्छे से एक एक अंग के साथ में बताया कि कौन से में क्या पाया जाता है। तो बेटा, ये आंत में पाया जाता है कोलिफॉर्म जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आंत। आगे देखिए, हमारा है पुनर्चक्रण। क्या है? रिसाइकिल वही होता है बेटा जिसको पुनर्उपयोग में लिया जा सकता है। उसको शुरुआत में यहाँ से थे, यहाँ से चल के वेस्ट हो गया, फिर इसको दोबारा से हमने वो करा और ये हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पुनर्चक्रण हो जाएगा। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने सारे एक एक अम्ल लिखवा रखे हैं आपको कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा होगा? सिट्रिक। ओके, अगला देखिए, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के चालन का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको चित्र बनाना था, अम्ल का जलीय विलयन लेना था और विद्युत उसमें प्रोवाइड करना। एज इट इज डिट्टो चित्र आया है जो आपको उसमें बना रखा था कॉपी में, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर। स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में, और स्वाद के आधार पे इसने वन लाइनर है तो दो ही लिख सकते हो। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वो कड़वे होते हैं। ओके, वैसे मैंने तीनों अवधारणाओं के आधार पे आपको क्वेश्चन बताए। अम्ल क्षार के लुईस वाले, ब्रांस्टट लॉरी के वाले और ये वाले, तो सारी अवधारणा बताई थी। इसने तो स्वाद के आधार पर पूछा है तो आप स्वाद के आधार पर बता देते, इसमें कौन सा बड़ी बात थी। ओके, अगला था दंत क्षय का क्या कारण है। देखो, दंत क्षय का क्या कारण है? तो उसमें अम्ल का बढ़ जाना है। अगर मुंह का पीएच गिर जाएगा,
मुंह का pH 5.5 से ज़्यादा नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, तो उसमें क्या होने लग जाएगा, दंत क्षय होने लग जाएगा। और इसको मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट, दातुन, क्योंकि जब अम्ल बढ़ जाएगा तो उसे गिराने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, क्षार की। और इन चीज़ों में क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। तो दंत क्षय का कारण क्या है, अम्ल का बढ़ना है। ओके। किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? अरे धारा नियंत्रण, धारा को नियंत्रण करेगा और क्या कार्य होगा उसको, तो वो लगा होता है ना ऐसा करके, ऐसा विद्युत का परिपथ को नियंत्रण करता है, जो इसके से बोलते हैं धारा नियंत्रक, जिसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उससे बचाने के लिए। आपको देखो ये क्वेश्चन एज इट इज लिखवाया था यूं का यूं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर डीसी और एसी में। डीसी डायरेक्ट होता है, एसी प्रत्यावर्ती धारा उसके होता है, उसमें एक एसी में एक धारा दो बार दिशा परिवर्तित होती है, जबकि डीसी में कोई दिशा परिवर्तित नहीं होती, सीधी निकलती है। ओके। डीसी खतरनाक होती है बजाय एसी के, क्यों, ये हमें एक सेकंड का मौका देती है, अगर पकड़ भी जाते हैं तो झटका मारती है एसी, लेकिन डीसी ऐसा नहीं करता है, इसलिए डीसी खतरनाक होती है। ओके। अब दूसरा देखो, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये क्वेश्चन कौन सा होगा कि उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, परिनलिका। तो इसमें देखो परिनलिका है बेटा एक, और परिनलिका के अंदर आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो तो वो जीरो उत्पन्न होगा। क्या होगा, जीरो। जीरो परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो धारावाही में क्या आंसर आएगा, परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का, तो वो शून्य उत्पन्न होगा। ओके। ये थे छोटे छोटे 30 प्रश्न थे, जिनको हमने बड़ी एनालिसिस के साथ में करा। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको पढ़ाया ऑफलाइन क्लास बांदी कुई में और वो बाहर चला गया। तो आगे का भी क्वेश्चन ऐसा ही था, सेम जैव विकास की इनकी परिभाषा पूछी गई थी, कोई अलग नहीं था। मानव में दोहरा प्रसंजन क्यों आवश्यक है, मेंढक मछली के समजात अंकों का क्षेत्र परिसंध उत्पाद उपभोक्ता किसे कहते हैं, ये लौह धातु पर भाप की क्रिया, लवण के विलयन। एक भी प्रश्न बेटा ऐसा नहीं था जो बाहर से गया है। उष्मा क्षेपीयन में अरे परिभाषा, तन्यता को परिभाषित कर दिया, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, इनको तुल्य प्रतिरोध करना था, ये भी। तो ऐसा मैं मानता हूँ पेपर बहुत इजी रहा होगा, और मेरे दोस्तों आपका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो बताना, मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, 30 क्वेश्चन में किसके 30 में से 30 सही हैं और किसके कम हैं। और आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताना।